Hello guys, this is Shifani Dhingra and today we are going to study 12th class chemistry chapter solid state. चैप्टर बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी है और बहुत ही जल्दी खत्म भी हो जाएगा, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम कुछ साल पहले की बात करें, बहुत ही लो क्लास की, जब हम छोटे थे तो हमें टीचर क्लास में पढ़ाया करती थी कि व्हाट आर सॉलिड्स, व्हाट आर लिक्विड्स, गैसेस, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, व्हाट इज मैटर। तो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, बट फिर भी हमें इन्हें अच्छे से पढ़ना है बिकॉज इट इज वेरी प्रॉपरली गिवन इन दी एनसीईआरटी इन अ डिटेल्ड फॉर्म एंड एनसीईआरटी इज द बाइबल, तो उसे हमें अच्छे से पढ़ना ही है। अब हम बात करते हैं, देखिए डेफिनेशन हम देखते हैं। सॉलिड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय द स्टेट ऑफ मैटर in which all the particles are held closely and packed by strong intermolecular force of attraction। अब हम क्या देखते हैं, बात इसमें घूम फिरकर एक ही जगह पर आकर रुकती है, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी कि कोई दो मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो डिसाइड करेगा कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। अब हम एक एग्जांपल लेते हैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का। एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। दोनों का जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, बॉन्ड है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत जुड़े हुए हैं दोनों एक दूसरे से, तो ऐसो को हम कहेंगे सॉलिड्स। अगर मान लो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के बीच में इतना प्यार नहीं है, मतलब कि अभी जस्ट एक फ्रेंड जोन चल रहा है, थोड़ा बहुत प्यार है, तो उसको हम बोलेंगे लिक्विड्स, नॉट दैट मच गुड फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर मान लो लड़के का सिर्फ लड़की पे क्रश है, लड़की को दूर दूर तक पता नहीं है कि मुझसे प्यार करता है ये, यानी कि एकदम नेग्लिजिबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो उसको हम बोलेंगे गैसेस। तो इस स्लाइड के अंदर जो मेन हमारा की पॉइंट है वो है इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। मतलब कि नहीं, दो पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डिसाइड करता है कि वो सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग और तगड़ा होगा। अब देखो, दो तरीके वर्ड्स होते हैं, एक होता है इंट्रामोलिकुलर, एक होता है इंटरमोलिकुलर। इंट्रामोलिकुलर की अगर हम बात करते हैं, फॉर एग्जांपल एक घर है, इस घर में कुछ लोग रहते हैं, आपस में खेल रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, यानी कि विद इन द हाउस सब कुछ चल रहा है, बहुत अच्छे से खेल रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, अपना कंपटीशन हो रहा है विद इन द हाउस, यानी कि इंट्रा हाउस। इसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अगर हम इंटरमोलिकुलर की बात करते हैं, आपकी कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं और पूरी कॉलोनी मिलकर डिसाइड किया चलो कंपटीशन करते हैं, तो अलग अलग घरों के बीच में जो कंपटीशन चलेगा उसको बोलेंगे हम इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सिमिलरली, जब दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है इन केस ऑफ सॉलिड्स। तो आपको इन दोनों वर्ड्स के बीच का जो डिफरेंस है वो पता होना चाहिए, जबकि ये सबको पता होता है, बहुत बेसिक है, बट फिर भी हम इसे अच्छे से क्लियर करके पढ़ेंगे। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज की। क्योंकि हमें पता है सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, उनके बीच में बहुत प्यार है, अटूट रिश्ता है दोनों के बीच में, वो दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो वो बहुत ज्यादा टाइटली पैक्ड है। मतलब कोई एक दूसरे को छोड़ के कहीं नहीं जा रहा, एकदम कहीं पे भी वो रैंडमली नहीं जा सकते हैं, एक दूसरे से बहुत टाइटली पैक्ड है। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो टाइटली पैक्ड होते हैं और उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इधर उधर रैंडमली मूव नहीं करते हैं। क्योंकि वो टाइटली पैक्ड हैं, बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं, बहुत प्यार है, तो उनकी डेफिनेट एक शेप होगी और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी, रिजिड होंगे, टाइटली पैक्ड होंगे, पैक्ड स्ट्रक्चर्स होंगे, अच्छी शेप होगी और एक डेफिनेट वॉल्यूम होगी। अगर हम बात करते हैं उनकी डेंसिटी की, तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मैं सपोज 3 कंटेनर्स लेती हूँ, तीनों कंटेनर्स एक जैसे आपको दिख रहे हैं, तीनों में एक जैसा वॉल्यूम आपको दिख रहा है, लेकिन अगर हम सॉलिड वाले केस में बात करें तो उस जार के अंदर मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स आ सकते हैं। तो जितने मैक्सिमम मॉलिक्यूल्स सॉलिड वाले कंटेनर में आ सकते हैं, यानी कि वहां पे मास सबसे ज्यादा होगा। तो अगर मास सबसे ज्यादा होगा तो डेफिनेटली डेंसिटी भी बढ़ेगी, तो सॉलिड्स की जो डेंसिटी होती है वो बहुत हाई होती है। ओके, इट इज वेरी
बेसिक एंड वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अगर हम बात करते हैं आगे कुछ और प्रॉपर्टीज की, सपोज हम बात करते हैं हाई शार्प मेल्टिंग पॉइंट की। आपको ये दो एटम्स दिख रहे हैं ए और बी, ठीक है, ग्रीन कलर के। अब इन दो ए और बी एटम्स को अगर मैं तोड़ना चाहती हूँ, ये सॉलिड है, सॉलिड के अंदर दो एटम जुड़े हुए हैं, तो डेफिनेटली मुझे इनको ब्रेक करने के लिए कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी, हीट देनी पड़ेगी ताकि मैं इन्हें ब्रेक कर सकूं। अगर सपोज मैं एक कंटेनर के अंदर, एक फ्लास्क के अंदर मैं कुछ सॉलिड डाल के उसको हीट करती हूँ, तो मान लो 30 डिग्री सेल्सियस पे वो जो पूरा सॉलिड है वो लिक्विड में चेंज होना शुरू हो जाएगा। यानी कि सॉलिड्स दे गेट कन्वर्टेड इनटू लिक्विड स्टेट at a particular temperature, at a definite temperature the solid will be converted into liquid or at a very high temperature। high temperature क्यों चाहिए होता है कभी कभी? क्योंकि सॉलिड्स के बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना अच्छा है, हमें उनको अच्छा खासा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत हाई होता है और बहुत शार्प होता है। अब हम लो कंप्रेसिबिलिटी की बात करते हैं। क्या होता है लो कंप्रेसिबिलिटी? कंप्रेस का मतलब होता है, क्या होता है कंप्रेस का मतलब? कि हम उनको और कितना पास ला सकते हैं, कितना उनको पास लाके कंप्रेस कर दें, और पास ले आए, और पास ले आए। अब लड़का लड़की तो दोनों बहुत प्यार करते हैं ना, सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स के बीच में इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो उन्हें किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। मतलब लव ट्रायंगल वाला कोई सीन नहीं है यहाँ पे। वो दोनों एक दूसरे में बहुत काफी हैं, बहुत ज्यादा चिपके हुए हैं, बहुत क्लोज हैं, तो वो कंप्रेस और नहीं होंगे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ज्यादा क्लोज है। तो इनकी कंप्रेसिबिलिटी जो है वो बहुत लो होगी। अब हम बात करते हैं स्लो डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? मान लो वो लड़का अब लड़की को भाव नहीं दे रहा, तो लड़की क्या करेगी? उसको कोई और पसंद आएगा तो वो बाहर निकल लेगी, मतलब वो डिफ्यूज हो जाएगी। अब सॉलिड के केस में तो ऐसा नहीं होता, उनके बीच में तो अटूट गहरा रिश्ता, बहुत प्यार है पार्टिकल्स के बीच में। तो वो लड़की तो उस लड़के को छोड़ के कभी जाने से रही। उसे कोई हैंडसम सा अच्छा रिच बिजनेसमैन भी दिख जाएगा, वो नहीं जाएगी, क्योंकि वो जो बी एटम है वो ए से बहुत प्यार करता है। वो जो बी है वो ए को छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाएगा। तो इनका जो डिफ्यूजन रेट होता है वो बहुत ही स्लो होता है। अब कुछ लोगों को डाउट होता है कि जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, जैसे हम वाटर का एग्जांपल लेते हैं, आप देख सकते हो ये OH का जो बॉन्ड है, उनको लगता है कि ये बॉन्ड अगर हम तोड़ देंगे ना, तो ये डिसाइड करेगा इसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की पानी जो है मेल्ट कब होगा, आइस से मेल्ट कब होगा, वो बॉयल कब होगा। नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। हमें एक मॉलिक्यूल के बीच के जो अंदर जो उसके एटम्स जुड़े हुए हैं उनको ब्रेक नहीं करना, हमें दो मॉलिक्यूल्स को दूर करना है। तो the energy required to move away to different molecules, that is the intermolecular force of attraction, ये डिपेंड करता है उसके मेल्टिंग पॉइंट पे। यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और मेल्टिंग पॉइंट एक दूसरे से कनेक्टेड है। इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स का मेल्टिंग पॉइंट से कोई लेना देना नहीं है। वी हैव टू मूव अवे टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ओके, तो जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पे डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं सॉलिड्स की। सॉलिड्स जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और अमॉर्फस सॉलिड्स। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात करें, आप एग्जांपल देख सकते हो टेबल सॉल्ट, और आप ये ब्लू कलर के जो ये पार्टिकल्स हैं आप इनको देख सकते हो, कितने अच्छे तरीके से प्रॉपरली अरेंज्ड है, वेल पैक्ड है। और आप सॉल्ट के क्रिस्टल्स देख सकते हो, यानी कि जहाँ पैकिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे से वेल अरेंज्ड है, डायमंड है, सॉल्ट है, एकदम अच्छे से क्रिस्टल इनके प्रॉपरली अरेंज्ड है, इनके पार्टिकल्स, वो होते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। यानी कि अगर आप इस सॉल्ट के सारे स्ट्रक्चर्स को, सारे क्रिस्टल्स को देखोगे तो इनके अंदर आपको सेम स्ट्रक्चर नजर आएगा। डायमंड में आपको थ्रू आउट द होल डायमंड इट विल बी द सेम स्ट्रक्चर। अमॉर्फस की अगर हम बात करते हैं, पार्टिकल्स रैंडमली अरेंज्ड हैं, ठीक है। आप कॉटन को आप देखो, कॉटन का जो ये ब्लू, रेड और जो येलो कॉटन है, अगर आप इस कॉटन को अलग अलग एरिया पे स्कैन करो तो आपको कहीं पे भी सेम स्ट्रक्चर नजर नहीं आएगा। सारे पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली अरेंज्ड हैं, कहीं पे स्पेसेस हैं, कहीं पे स्पेसेस नहीं है। लेकिन अगर हम क्रिस्टलाइन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक वर्ड आता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जो कंजेक्टिवली जुड़े हुए हैं, वो सारे के सारे बहुत ही वेल अरेंज्ड हैं। तो ये एक बहुत ही क्लियर डिफरेंस हमें दिख रहा है क्रिस्टलाइन और अमॉर्फस सॉलिड्स के बीच में। अब हम आते हैं कुछ एग्जाम्पल्स अमॉर्फस सॉलिड्स के।
क्योंकि हमें पता है सारे पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली अरेंज्ड हैं। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं। ग्लास, रबर, प्लास्टिक, क्वार्ट्ज ग्लास, पॉलीमर एंड जेल्स। अगर हम बात करते हैं, आप देखो ग्लास, रबर की, तो देखो ये सारे जो इसके अंदर का स्ट्रक्चर होता है वो ऊपर से लेके टॉप से लेके बॉटम तक वो सेम थ्रू आउट नहीं होता। पॉलीमर्स में भी नहीं होता, जेल्स में भी नहीं होता। जैसे ये प्लास्टिक की बोतल है और एक ये पेन है, ये दोनों पॉलीमेरिक मटेरियल्स हैं। तो ग्लास का ये एरिया और ये एरिया अगर आप पूरा देखोगे तो आपको सेम स्ट्रक्चर कहीं पर भी नजर नहीं आएगा। रैंडमली अरेंज्ड हैं सारे पार्टिकल्स, एकदम रैंडमली, तो इनको हम अमॉर्फस सॉलिड्स बोलेंगे। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अमॉर्फस सॉलिड्स। बात करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। आपको पता है जब बारिश होती है तो लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कुछ फोटो वोटो डालते हैं स्नोफ्लेक्स की, बहुत सुंदर नजर आते हैं वो। तो उनके अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बहुत ही वेल अरेंज्ड होता है, बहुत सुंदर दिखता है वो, और इसलिए हम उसको क्रिस्टलाइन सॉलिड बोलते हैं। डायमंड आप देख सकते हो, डायमंड के अंदर आपको पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर है, इसके अंदर जितने भी एटम्स होते हैं अच्छे से वेल अरेंज्ड होते हैं, एकदम वेल डिफाइंड पैक्ड रिजिड स्ट्रक्चर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो ये कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के। और टेबल सॉल्ट तो हम पहले देख ही चुके हैं। अब अगर हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड में जो NaCl है, इसमें जो सोडियम और क्लोरीन के एटम्स हैं आप देख सकते हो, ये रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू, ये कितने अच्छे तरीके से अरेंज्ड हैं सारे एटम्स। तो इन एटम्स को अगर ये सारे के सारे अच्छे से अरेंज्ड हैं प्रॉपर, आपको देख सकते हो आप दूर से, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टल। इट इज अ क्रिस्टलाइन सॉलिड। डायमंड की अगर हम बात करेंगे, सारे कार्बन एटम्स एकदम वेल अरेंज्ड हैं प्रॉपरली, तो इसको हम बोलेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। बेसिकली दूर से आप कोई भी चीज देखते हो और आपको वो चीज एकदम वेल अरेंज्ड, एकदम सिमेट्रिकल, रिजिड, पैक्ड दिखाई देती है, वो हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड है। आई होप इट इज वेरी क्लियर टू यू बाय लुकिंग एट दीज एग्जांपल्स।